हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और देखिए एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है और इसमें अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में हम चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बना रहे हैं। और देखिए पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पर। फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन टेम्परेचर टी ऑफ द कंडक्टर इज़। अति चालकता की घटना होती है जब चालक का तापमान टी होता है। टी ग्रेटर देन टी सी, टी लेस देन टी सी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए टी सी जो है यहाँ पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर क्रांतिक ताप जिसे कहते हैं, ये इसको डिनोट करता है। ये आपको पता होना चाहिए और ग्राफ से आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर है इधर और रेजिस्टेंस इधर है, और जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होते होते और क्रिटिकल टेम्परेचर पे कंडीशन ये होती है कि एकदम से रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है अतिचालकता की घटना होती है जब चालक का तापमान टी होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें आगे की तरफ तो ये तो नॉर्मल कंडक्टर है, ठीक है, और इससे पीछे की तरफ यहाँ से यहाँ तक ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो यानी कि T इक्वल टू टी सी जो रेंज है ये एक बाउंड्री होती है, ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है कि इसके ऊपर जो है वो नॉर्मल कंडक्टर रहता है और इसके से ठंडा कर दें तो फिर वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो T हमारा टेम्परेचर जो है लेस देन टी सी जब रहेगा, टी सी से छोटा रहेगा या टी सी रहेगा, तो कायदे में तो कंडीशन ये होनी चाहिए टी लेस आर इक्वल टू टी सी पे जो है वो हमारा सुपर कंडक्टर रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए टी लेस देन टी सी दिया हुआ है तो ये इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए व्हाट इज़ मेजनर इफेक्ट। मेजनर प्रभाव क्या होता है। ए पार्ट व्हेन सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस द सुपर कंडक्टर। अतिचालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक को पार नहीं कर पाती हैं। बी पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेंड आउटसाइड द सुपर कंडक्टर। चुंबकीय बल रेखाएं अतिचालक के बाहर मुड़ जाती हैं। सी पार्ट है बोथ ऑफ द एबव, उपरोक्त दोनों, और डी पार्ट है नन ऑफ द एबव। तो देखिए अगर थ्योरी क्लास में आपने देखा हो मेजनर प्रभाव के बारे में, तो एक नॉर्मल कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास होती रहती हैं। ये आपका टी ग्रेटर देन टी सी पे कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही आपका टी लेस सुपर कंडक्टर बनता है, यानी कि टी इज इक्वल टू टी सी हो या फिर टी लेस देन टी सी हो, तो उसी टाइम पे लाइनें जो हैं वो ये इस तरह से इसके अंदर से पार नहीं जाती बल्कि बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। तो पहले ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, डू नॉट क्रॉस थ्रू द सुपर कंडक्टर से पार नहीं हो पाती हैं, तो ये भी सही है आपका। और बेंड आउटसाइड द सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक के बाहर से मुड़ जाती हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसका मतलब ए और बी जब दोनों सही हैं तो इसका मतलब उपरोक्त दोनों यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है। फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज़ द एक्शन ऑफ इवेंट्स। अतिचालकता की घटना किन घटनाओं की क्रिया होती है। ए पार्ट आइडियल कंडक्टिविटी, आदर्श चालकता। बी पार्ट आइडियल डायमैग्नेटिज्म यानी कि आदर्श प्रतिचुंबकीय। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या है, अतिचालकता मतलब क्या है। एक तो इसमें रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा जो चालक है जिसका रेजिस्टेंस कम होता था, रेजिस्टेंस ज़ीरो होने की वजह से अब वो आदर्श चालक बन सकता है, तो आदर्श चालक कह सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है यहाँ पे। दूसरी बात, अभी हमने मेजनर इफेक्ट वाला क्वेश्चन पीछे देखा कि जब अतिचालक बनता है यानी कि सुपर चालक बनता है तो लाइंस जो हैं वो बाहर से निकल आती हैं, यानी कि हमारा मटेरियल जो है वो प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक हो जाता है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही है। तो जब ए और बी दोनों सही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ ऑफ द अबव ये करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। यूजेस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी आर। अतिचालकता के उपयोग हैं। ए पार्ट मैग्नेटिक लेविटेशन, चुंबकीय लेविटेशन। बी पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ, बहुत उच्च शक्ति के विद्युत चुंबक बनाने में। सी पार्ट लॉजिक एंड स्टोरेज फंक्शन ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स, बहुत उच्च गति के कंप्यूटर के लॉजिक तथा स्टोरेज युक्त में। और डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो सुपर कंडक्टिविटी के जब यूजेस मैंने बताए थे आपको थ्योरी क्लासेस में, तो ये दोनों तो खैर साफ साफ दिख रहे हैं कि बहुत उच्च शक्ति का विद्युत चुंबक बनाने में
या फिर आपका बहुत उच्च गति के कंप्यूटर बनाने में। और ये मैंने मैग्नेटिक लेविटेशन भी बनाया था, जिसके बेस पे क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो हवा में थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं। इसी मैग्नेटिक लेविटेशन पे मैगलेव ट्रेन बनाई गई है, जो कि ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठ करके 4 इंच ऊपर उठ करके तब चलती है, जिससे कि घर्षण बहुत कम हो जाता है और ट्रेन की स्पीड बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। तो जापान में इस तरह की ट्रेन है। तो आप देखिए ये भी ऑप्शन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब डी पार्ट जो उपरोक्त तो सभी दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए ऑन विच प्रिंसिपल किरचॉफ्स लॉ KCL इज़ बेस्ड। किरचॉफ का धारा का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। बी पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे। सी पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। और डी पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो देखिए पहला नियम जो होता है वो समेशन I इज इक्वल टू 0, यानी कि जितनी भी आने वाली करंट है और जितनी भी जाने वाली करंट है, टोटल सम इज इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर हम और ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो I1 I2 I1 प्लस I2 अगर ये आने वाली करंट्स हैं, एंड I2 प्लस I3 प्लस I4 ये जाने वाली करंट्स हैं, तो इनका सम जो है वो आने वाली करंट्स के बराबर होता है। अब करंट देखिए, करंट जो बेसिकली डिपेंड करती है वो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि चार्ज से डिपेंड करती है। और आवेश जो है यानी कि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, इसका मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसलिए जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑन विच प्रिंसिपल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL इज़ बेस्ड। किरचॉफ का वोल्टता का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा संरक्षण, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो आप देखिए वोल्टेज लॉ जो है वो एक्चुअली समेशन V इज इक्वल टू समेशन E इस पर बेस्ड है। और वोल्टेज और या EMF किसी की भी डेफिनेशन अगर आप देखो तो W अपॉन Q होती है, यानी कि कार्य यानी कि ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, विभवांतर जो होता है, वो आपका अल्टीमेटली कार्य यानी कि ऊर्जा पर निर्भर करता है। इसका मतलब जितनी ऊर्जा सेल देंगे उतनी ही जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह में खर्च होगी। तो दी गई ऊर्जा इक्वल टू खर्च की गई ऊर्जा, तो एक तरह से ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हुआ। इसका मतलब हमारा जो सी पार्ट है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज़ एप्लीकेबल। किरचॉफ का धारा नियम लगाया जाता है। ए पार्ट है जंक्शन यानी कि संधि पर। बी पार्ट है क्लोज लूप और मैश और क्लोज सर्किट, बंद पाश या बंद परिपथ पर। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव और डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए धारा का नियम कहाँ पे लगेगा? तारों में धारा बहती है, कुछ तार लाते हैं और कुछ तार ले जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या बना? जंक्शन बना, यानी कि संधि बनी। इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ का धारा नियम कहाँ पे लगता है? संधि पे लगता है। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज़ एप्लीकेबल। KVL एप्लीकेबल कहाँ पर है? किरचॉफ का वोल्टता का नियम लगाया जाता है। ए पार्ट है जंक्शन यानी कि संधि, बी पार्ट है क्लोज लूप और मैश और क्लोज सर्किट, बंद पाश या बंद परिपथ पे। सी पार्ट है उपरोक्त दोनों, डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए वोल्टता का नियम यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम हमें मालूम है कि ये क्लोज्ड लूप या बंद पर पाश में लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ है, किरचॉफ का धारा का नियम है। ए पार्ट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल का करंट्स रीचिंग एट जंक्शन इज 0, यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि समेशन I इक्वल टू 0। ऑल एट जंक्शन सम ऑफ द इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स, यानी कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, यानी कि समेशन I इन इज इक्वल टू समेशन I आउट। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए आप इसको समेशन I इक्वल टू 0 करके बोलें या फिर इसी को खोल देते हैं तो साथ बाद में जो है वो आने वाली धाराएं इज इक्वल टू जाने वाली धाराएं भी हो जाता है। तो कहने का मतलब है दोनों ही स्टेटमेंट आपके किरचॉफ के धारा के नियम के हैं।
तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर किसी ने पहले वाले पार्ट को ही पढ़ करके आंसर कर दिया और बी पार्ट नहीं पढ़ा तो फिर उस केस में वो इसी को आंसर टिक कर देगा, जबकि उसका आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आता तो था उसे, लेकिन उसने बस दूसरा ऑप्शन नहीं पढ़ा, दूसरे ऑप्शन में पहले ऑप्शन को ही एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे ए या बी नहीं सही है, बल्कि सी ऑप्शन अगर दिया है तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा। उसके सामने ए और बी अकेले अकेले जो हैं वो इनकरेक्ट माने जाएंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस की खासियत होती है, इस चीज़ को आप एग्जाम में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL इज़, किरचॉफ का वोल्टता का नियम है। ए पार्ट, इन एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF। किसी बंद पाश में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। बी पार्ट है, एट द जंक्शन सम ऑफ द इनकमिंग करेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द आउटगोइंग करेंट्स, मीन्स संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। समेशन I in इज इक्वल टू समेशन I आउट। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। देखिए इस क्वेश्चन में पहला वाला जो समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E है, ये तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है। देखिए IR लॉ या EMF लॉ एक तरह से वोल्टेज ही होते हैं, लेकिन दूसरे वाले में देखिए धाराओं की बात कर रहा है, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम है। तो हमें तो सेकंड लॉ के बारे में, वोल्टेज लॉ के बारे में बात करनी थी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो यहाँ पे है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ DC वोल्टेज, DC विभव क्या होता है। ए पार्ट, वोल्टेज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट विद टाइम, वोल्टेज विभव हमेशा समय के साथ स्थिर होता है। वोल्टेज इज़ ऑलवेज चेंजेस विद टाइम, विभव हमेशा समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए DC यानी कि डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि आप टाइम देखें इधर और वोल्टेज इधर देखें, और उस केस में आपका वोल्ट एक बार ये इंक्रीज़ हो गया, जो लेवल ले लिया, फिर कॉन्स्टेंटली उतना ही बना रहेगा। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो ये अल्टरनेटली इस तरह से चेंज होता रहता है, पोलैरिटी चेंज होती रहती है, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव, फिर हाफ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। लेकिन DC में जो है वो एक ही तरफ रन करता है। तो इसलिए आप देखें कि वोल्टेज विभव हमेशा समय के साथ हमेशा स्थिर रहता है, यही ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, देखिए व्हाट इज़ AC वोल्टेज, AC विभव क्या होता है। ए पार्ट, वोल्टेज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट विद टाइम, विभव समय के साथ हमेशा स्थिर रहता है। वोल्टेज इज़ ऑलवेज चेंजेस विद टाइम, विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए अल्टरनेटिंग के बारे में भी हमने बताया था, ऊपर डिस्कस किया था कि पोलैरिटी देखिए चेंज होती रहेगी, ठीक है ना, पॉजिटिव फिर हाफ साइकिल में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये होता रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए विभव समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, ये वाला ऑप्शन बी जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ, व्हीट स्टोन सेतु बनता है 4 रेजिस्टेंस PQRS, 4 प्रतिरोध PQRS से। बी पार्ट है बैटरी, सी पार्ट है गैल्वेनोमीटर एंड डी पार्ट है उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर हम रफ स्ट्रक्चर देखें इसका, तो समांतर चतुर्भुज में PQRS ये इस तरह से 4 प्रतिरोध होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही हो गया। एक बैटरी लगती है यहाँ पे, बैटरी एंड की, तो ये बैटरी वाला ऑप्शन भी सही हो गया। ये इस डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर भी लगता है, तो ये भी सही हो गया। इसका मतलब सारे सही हैं, तो डी पार्ट उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, रेजिस्टेंसेस P, Q, R एंड S इन व्हीट स्टोन ब्रिज आर कनेक्टेड। व्हीट स्टोन सेतु में प्रतिरोध P, Q, R और S जुड़े होते हैं। ए पार्ट, 4 रेजिस्टेंसेस PQRS आर एट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, 4 प्रतिरोध एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में होते हैं। डी पार्ट, P एंड Q आर कनेक्टेड एट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, P और Q समांतर चतुर्भुज के निकट या बगल की स्थित भुजाओं में होते हैं। सी पार्ट है, R एंड S आर एट एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, प्रतिरोध R और S समांतर चतुर्भुज के निकट या बगल में स्थित भुजाओं में होते हैं। या फिर डी पार्ट जो है वो ऑल ऑफ द अबव है। तो आप देखिए, अगर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम बताया था, और इसमें दोबारा से देख लीजिए, चाहें P ये है, Q ये है, R ये है, S ये है, तो देखिए चारों समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में है, तो ये भी ऑप्शन ठीक है। और फिर उसके बाद P और Q जो है वो एडजेसेंट साइड्स पे हैं, P और Q एडजेसेंट साइड्स में हैं, तो ये भी आपका सही है। R और S एडजेसेंट साइड्स में है, आस पास में है, ये भी सही है। इसका मतलब डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच इज़ बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था क्या होती है। तो देखिए, अगर हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसके प्रतिरोध P, Q, R और S हैं, तो P/Q = R/S, ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है। और देखिए आप इसमें R जो है इधर या Q इधर, ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से कर ही सकते हैं। तो P/R = Q/S, यानी कि आपके पास A और B दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब C जो है बोथ ऑफ द एबव, ये आपका सही आंसर होगा। देखिए मैं बता दूं, ये इस तरह से लिखा जा सकता है, इसीलिए आपके दोनों डायगोनल जो होते हैं वो संयुग्मी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी को हटा करके हम गैल्वेनोमीटर की जगह और गैल्वेनोमीटर को हटाकर बैटरी की जगह लगा दें तो हमारी संतुलन अवस्था पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी आपका एक और MCQ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए, इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य होता है। बी पार्ट वैल्यू ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर इज 0, गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होता है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये थ्योरी क्लास में मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है, आप चैनल पे जाकर के वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे लगा है और बैलेंसिंग कंडीशन हुई तो इस आर्म में धारा नहीं बहती है। तो जब इस आर्म में धारा ही नहीं बहेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि विक्षेप भी शून्य हो जाएगा और धारा का मान भी शून्य हो जाएगा। चाहे जिस तरह से आप कहिए, चाहे हम इस कंडीशन को ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स का विभव समान होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। कई सारी और कंडीशंस भी दी जा सकती थी। तो देखिए, विक्षेप शून्य है, डिफ्लेक्शन 0 है और धारा का मान शून्य गैल्वेनोमीटर में दोनों एक ही बात है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज रेशियो आर्म्स आर, व्हीटस्टोन सेतु में अनुपातिक भुजाएं होती हैं P, Q, R एंड S बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो देखिए, वेल नोन फैक्ट है ये कि इसमें से जो P और Q होती हैं ये आपकी रेशियो आर्म्स होती हैं। R जो है वो ज्ञात भुजा होती है यानी कि नोन आर्म होती है। S जो है वो आपकी अननोन आर्म होती है यानी कि अज्ञात भुजा होती है। तो ये नाम फिक्स्ड है। तो आप देखिए यहाँ पे अनुपातिक भुजाएं यानी कि रेशियो आर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो P और Q ये रेशियो आर्म्स हैं। इसका मतलब 42 का A पार्ट आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए, इन व्हीटस्टोन ब्रिज नोन रेजिस्टेंसेस, व्हीटस्टोन सेतु में ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो देखिए, अभी ये डायग्राम देखा था हमने, इसमें जो R होता है यहाँ पे ये ज्ञात प्रतिरोध होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए P एंड Q दिया है, ये तो अनुपातिक भुजाएं हो गई। R एंड S दिया है, ये आपकी ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा दोनों एक साथ दी थी हैं। यहाँ पर देखिए R जो है वो ज्ञात भुजा दी है और S अज्ञात भुजा दी है। तो ज्ञात प्रतिरोध का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब 43 का C ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए, इन व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंसेस, व्हीटस्टोन सेतु में अज्ञात प्रतिरोध होता है P एंड Q, R एंड S, R एंड S। तो देखिए, ये वही क्वेश्चन जो पिछला चल रहा है उसी का एक पार्ट है। आप जानते हैं जो चौथा बचा हुआ है S है, वही अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर D जो है वो यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए, विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, निम्न में से कौन सी युक्ति व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है। A पार्ट है मीटर ब्रिज, B पार्ट है कैरी फोस्टर ब्रिज, C पार्ट है पोस्ट ऑफिस बॉक्स एंड D पार्ट है उपरोक्त सभी। तो देखिए, मीटर ब्रिज उसी का सुधरा हुआ रूप कैरी फोस्टर ब्रिज होता है और पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी उसी व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड होता है। तो 3 यार्ड इंस्ट्रूमेंट हैं, तीनों के तीनों व्हीटस्टोन ब्रिज है पे बेस्ड हैं। मैं बता दूं, व्हीटस्टोन ब्रिज केवल एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसे प्रैक्टिकली जो यूटिलाइज़ किया जाता है तो मीटर ब्रिज पे या फिर कैरी फोस्टर ब्रिज पे या फिर आपका पोस्ट ऑफिस बॉक्स पे। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ये यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के लिए क्या सत्य है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर, इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध होता है। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S, यह ज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड D पार्ट उपरोक्त सभी। तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर मीटर ब्रिज है, ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार यानी कि इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है। और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, ये तो इसका काम ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो तीनों इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हैं, मीटर ब्रिज, कैरी फोस्टर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, तीनों का यही फंक्शन है कि आपका अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसका मतलब A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है। इसका मतलब D पार्ट ऑल ऑफ द अबव ये हमारा करेक्ट बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 47 है फॉर्मूला ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र है। ए पार्ट एस इज इक्वल टू आर इंटू एल बाई 100 माइनस एल, बी पार्ट है एस इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वैसे तो याद किया जाता है, लेकिन अगर आपको मुश्किल होती है इसे याद करने में तो ट्रिक ये है कि जैसे आर इस तरफ लगा है और एस इस तरफ लगा है, बैलेंस लेंथ इधर से निकाली गई है और ये 100 माइनस एल इसके करस्पॉन्डिंग होती है, तो आप इसी में रेशियो फिट कर लें। जैसे एस अपॉन आर तो इज इक्वल टू इधर की लेंथ 100 माइनस एल अपॉन एल और इससे कैलकुलेट कर दें। तो बस ये देखिए आर इधर चला जाएगा तो एस इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो देखिए एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। ये वाला बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट बनता है। तो कभी भी आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो आप उस केस में जो है वो इस तरह से रेशियो बना करके देख सकते हैं, या किसी न्यूमेरिकल में ज़रूरत है तो इस तरह से आप काम अपना चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट कैरी फोस्टर ब्रिज। कैरी फोस्टर सेतु के लिए क्या सत्य है। ए पार्ट इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मीटर ब्रिज, या मीटर ब्रिज का संशोधित रूप है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 एडिशनल गैप्स देन मीटर ब्रिज, यह मीटर सेतु की अपेक्षा 2 अतिरिक्त गैप रखता है। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस मोर एक्यूरेट देन मीटर ब्रिज, यह ज्ञात प्रतिरोध का मान मीटर सेतु की अपेक्षा अधिक यथार्थ देता है। एंड डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो देखिए मीटर ब्रिज को ही मॉडिफाई करके बनाया गया है और अधिक यथार्थ वैल्यू दे रहा है। ये 2 ऑप्शन तो आपके पक्के सही हैं, और साथ ही साथ अगर इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें 2 एक्स्ट्रा गैप भी होते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो उपरोक्त सभी ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है देखिए फॉर्मूला फॉर अ नोन रेजिस्टेंस इन कैरी फोस्टर ब्रिज। कैरी फोस्टर सेतु में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र है। ए पार्ट एस माइनस आर इज इक्वल टू L1 माइनस L2 इंटू आर, बी पार्ट है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई L2 माइनस L1, और सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए कैरी फोस्टर ब्रिज में हम जानते हैं कि 2 अज्ञात प्रतिरोधों के अंतर कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए ए ऑप्शन में ऐसा आपको नज़र आ भी रहा है, तो इसलिए 49 का ए पार्ट जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट पोटेंशियोमीटर। विभव मापी के लिए क्या सत्य है। ए पार्ट इट इज़ आइडियल वोल्ट मीटर, ये आदर्श वोल्ट मीटर होता है। बी पार्ट इट मेजर्स EMF ऑफ सेल इन ओपन सर्किट, यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल खुले परिपथ में मापता है। इट इज़ बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड, यह शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। एंड डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो देखिए आइडियल वोल्ट मीटर होता है क्योंकि इसमें जब वैल्यू ली जाती है तो धारा नहीं बहती है, यानी कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसलिए आदर्श वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं इसे। विद्युत वाहक बल नापता है, ये तो आपका इसका यूज़ हो ही गया जो कि फेमस यूज़ है। और शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, ये भी इसमें यही है कि जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होता है तो उसी टाइम पे रीडिंग ली जाती है। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी पार्ट जो है वो उपरोक्त सभी ट्रू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कैसा लगा, और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी तक हमारे कोई भी थ्योरी वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले थ्योरी वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो और भी आसानी से समझ में आ सकें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ हों वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।